अपने प्यार को लेके अगर आपके मन में भी शंका है, सवाल है, डाउट है, तो आप अकेले नहीं हैं। इस वैलेंटाइन वीक में लव मैरिज के अराउंड कंसल्टेशन रिक्वेस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है। पिछले 4 दिन में ही मैं टोटल 20 हॉरोस्कोप कर चुका हूँ और एक कॉमन थीम निकल के आई है। क्या मेरी मेरे पार्टनर के साथ शादी होगी? मेरा पार्टनर मुझे छोड़ेगा तो नहीं? या कब मेरा पार्टनर वापस लौट के आएगा? जी हाँ, इस प्रकार के सवाल हर साल फरवरी के महीने में बढ़ जाते हैं और काफ़ी लाजमी भी है ऐसा होना। जब आप इतना समय एक रिलेशनशिप में दे देते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज हो अपने पार्टनर के साथ, एक फैमिली बने और जीवन आगे चले। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है लव मैरिज। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी हॉरोस्कोप में लव मैरिज होगी कि नहीं। तो काफ़ी इन डेप्थ होने वाला है ये वीडियो। आप अपना हॉरोस्कोप भी निकाल के देख सकते हैं, अपने पार्टनर का भी हॉरोस्कोप निकाल के देख सकते हैं। तो अपना पेन पेपर कॉपी निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ। देखिए, वैदिक ज्योतिष में जब भी हम लव मैरिज का टॉपिक की बात करते हैं तो वहाँ पे हम 3 हाउस और 3 प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा फोकस देते हैं। कौन से हैं वो 3 हाउस? सबसे पहले तो फर्स्ट हाउस, जिसको हम असेंडेंट कहते हैं। फिर आता है आपका 5th हाउस, जो कि एक ट्राइन हाउस है, काफ़ी ऑस्पिशियस हाउस है। और लास्ट में आता है आपका 7th हाउस, जो कि मैरिज का ही हाउस है। अगर प्लैनेट्स की बात की जाए तो सबसे पहले मून, जो आपकी माइंड को दिखाता है, आपकी इंक्लिनेशंस को दिखाता है, आपकी पसंद और नापसंद को डिसाइड करता है। फिर नंबर आता है वीनस का, जो आपकी डिजायर्स का प्लैनेट है, जो अट्रैक्शन का प्लैनेट है और इन जनरल मैरिज का भी प्लैनेट है। और फिर आता है मार्स, जो आपकी विल पावर को दिखाता है। आप अपने प्यार के लिए किस हद तक जाएंगे वो मार्स ही डिसाइड करता है। मार्स ही आपको फाइटिंग एबिलिटी देता है, मार्स ही आपको वो असिस्टेंस देता है, मार्स ही आपको वो करेज देता है। खासकर इंडिया के माहौल में जहां पे लव मैरिज कर रहा हूँ, काफी कंस्ट्रेंट है, काफी फैक्टर्स होते हैं। मेरे ख्याल से 10 में से सिर्फ 6 ही लोग अपने पार्टनर से पसंद की मैरिज कर पाते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक रेफरेंस हॉरोस्कोप की जरूरत होगी, एक एग्जाम्पल हॉरोस्कोप की जरूरत होगी। तो आपके स्क्रीन में जो एग्जाम्पल हॉरोस्कोप आ रहा है, ये एक लड़की का हॉरोस्कोप है जिनकी इंटरकास्ट मैरिज हुई है और इंटरस्टेट मैरिज हुई है। काफी अपोजिशन इनको मैरिज से पहले झेलना पड़ा था। दोनों पक्ष जो थे, दोनों फैमिलीज जो थी, अग्री नहीं कर रही थी शादी को लेके। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं लव मैरिज के टॉपिक को। काफी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ये, जिसको मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपके सामने में लेके आया हूं। देखिए अपने स्क्रीन पे वो रेफरेंस हॉरोस्कोप को। जेमिनी असेंडेंट है, जिसमें राशि लॉर्ड है मरकरी, जो 6th हाउस में रेट्रोग्रेड होके बैठ गया है। मरकरी का यूनियन हुआ है सन के साथ और राहु के साथ। आप देखिए 2nd हाउस में मार्स बैठा हुआ है, वो डेबिलिटेड स्टेट में है। 12th हाउस में जो है केतु की प्लेसमेंट है। 4th हाउस में बेनिफिक जुपिटर, जो इनका 7th हाउस लॉर्ड है, जो शादी को डिनोट करता है, 4th हाउस में बैठा हुआ है। और इनके 5th हाउस में मून बैठा है, जो कि माइंड का कारक है, परसेप्शन का कारक है। अब देखिए, जब हम किसी भी हॉरोस्कोप को एनालाइज करते हैं, वो चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे लव मैरिज का हो या फिर आपकी हेल्थ का हो या फिर आपके कैरियर का हो, सबसे पहली नज़र हमारी असेंडेंट के ऊपर ही जाती है। असेंडेंट की स्ट्रेंथ ही डिसाइड करती है कि आपकी कितनी विशेष पूरी होगी या कितना ईजिली आपके काम होने वाले हैं। असेंडेंट के ऊपर अफ्लिक्शन या असेंडेंट लॉर्ड के ऊपर अफ्लिक्शन आपके प्रोसेस को हार्ड बना देता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हॉरोस्कोप में देखिए, यहाँ पे असेंडेंट के ऊपर सबसे सीवियर अफ्लिक्शन हुआ है, जिसको हम पाप करती योग बोलते हैं। क्योंकि एक साइड पे तो मार्स, जो कि मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है इनके लिए, 6th हाउस लॉर्ड है, डेबिलेटेड होकर बैठा हुआ है, यानी कि ये मांगलिक भी है। और इनके 12th हाउस में केतु बैठा हुआ है, जो अगेन एक मैलेफिक प्लैनेट है और रिलेशनशिप मैटर्स को इतना सपोर्ट नहीं करता है। तो असेंडेंट के ऊपर इतने मैलेफिक इन्फ्लुएंस होने की वजह से बचपन से इनकी लाइफ थोड़ी हार्ड रही थी। किसी भी काम को ये करने जाते हैं, इनको अपोजिशन फेस करना पड़ता है। तो लव मैरिज के अराउंड भी यही हुआ था। 1st हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर सन और राहु के साथ बैठा हुआ है। तो इनके फादर ने इनकी मैरिज को बड़ा अपोज किया था। बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इनकी मैरिज नॉर्थ साइड में किसी के साथ अपनी पसंद से हो। अब ठीक उसी प्रकार से अगर आपके 1st हाउस के ऊपर कोई प्लैनेट जब बैठता है तो वो देखिए 7th हाउस को भी देखेगा, तो मैरिज के जो डिसीजंस हैं उसको वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। और 1st हाउस हमारे को दिखाता है, हमारे सेल्फ को डिनोट करता है। तो उसके ऊपर कोई भी अगर प्लैनेट बैठा है तो वो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, हमारी लाइकिंग्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। लव मैरिज के केस में 1st हाउस में मार्स का होना, वीनस का होना, मून का होना और मरकरी का होना और इवन राहु का होना काफ़ी बेनिफिक माना जाता है। ऐसा देखा गया है कि जब ये प्लैनेट्स आपके 1st हाउस के ऊपर बैठते हैं तो जातक की जो है लव मैरिज होती है। और ये भी देखा गया है कि जब आपका 1st हाउस लॉर्ड आपका डायरेक्ट 5th हाउस में बैठ जाता है या आपके 7th हाउस में बैठ जाता है या 11th हाउस में बैठ जाता है, तो भी जातक की लव मैरिज पॉसिबल हो जाती है। तो जब भी आप लव मैरिज के प्लेसमेंट किसी भी हॉरोस्कोप में देखते हैं, या आप अगर अभी अपने हॉरोस्कोप में देख रहे हैं या अपने लव पार्टनर के हॉरोस्कोप में देख रहे हैं, तो सबसे पहली नजर आप जरा 1st हाउस के ऊपर डालिए, उसके रूलर के ऊपर डालिए, कितनी अफ्लिक्शन है, कितने बेनिफिक इन्फ्लुएंस है। आउटकम इनके ऊपर सीवियरली डिपेंड होने लग जाता है। अब बात करते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस देखिए आपके चॉइसेस को दिखाता है, वो पैशन को दिखाता है, आपके ना डिजायर्स को भी दिखाता है, रिलेशनशिप का राउंड आपको जो भावनात्मक पहलू है, यानी कि इंग्लिश में जो इमोशनल जो आपकी स्टेट है, वो हम 5th हाउस से ही देखते हैं। इमोशन का जो रेगुलेशन है वो भी 5th हाउस से ही आता है।
तो आपको अगर याद होगा बचपन में आपका जो ये पहला प्यार था, काफ़ी इंटेंस आपको महसूस हुआ होगा। उसके अराउंड आपने काफ़ी जो है सपने भी सजाए होंगे। तो देखिए वो जो फीलिंग आपने महसूस की थी ना, वो फिफ्थ हाउस से ही निकल के आती है। बहुत ही प्यारी सी और इनोसेंट वाली जो ये फीलिंग है, ये फिफ्थ हाउस से ही पॉसिबल है। फिफ्थ हाउस नाइन्थ से नाइन्थ होता है और इसके पास्ट लाइफ पुण्य से भी बड़ा ही संबंध माना गया है। और लव मैरिज के केस में फिफ्थ हाउस ही सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। सिंपल सी बात है, आपकी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके फिफ्थ हाउस की स्ट्रेंथ के ऊपर और उसके रूलर के ऊपर। फिफ्थ हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, ये तो ये तक दर्शा सकते हैं कि आपको किस टाइप का पार्टनर पसंद आने वाला है। अब इस एग्जाम्पल हॉरोस्कोप में आप देखिए, फिफ्थ हाउस में मून बैठा हुआ है। मून जो माइंड का कारक है, जो परसेप्शन का कारक है और इमोशन का कारक है। इनके केस में सेकंड हाउस लॉर्ड है जो फैमिली को इंडिकेट करता है, जहां पे मार्स बैठा हुआ है। और फिफ्थ हाउस में इनके लिब्रा साइन राइज होता है, यानी इनकी राशि जो है ना, चंद्र राशि, वो तुला राशि है। आगे मैं राशियों को भी कवर करने वाला हूं, बट फिफ्थ हाउस के रेफरेंस में मैं आपको ये बता देता हूं, जब तुला राशि फिफ्थ हाउस में राइज होती है तो ऐसे लोग काफी इमोशनल होते हैं, काफी रोमांटिक नेचर के भी होते हैं और रिलेशनशिप में फियर्सली लॉयल होते हैं। और यहाँ पे मून का बैठ जाना वो दिखा रहा है कि इस व्यक्ति ने, इस महिला जातक ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने प्यार को शादी में बदलने के लिए। तो जब ये मेरे पास कंसल्टेशन रिक्वेस्ट के लिए आई थी आज से कुछ सालों पहले, तो सिचुएशन ऑलमोस्ट ब्रेकअप तक आ चुकी थी। तो रेमेडीज के द्वारा और काउंसलिंग के द्वारा इनको हम उस स्टेज तक लाए कि जहाँ पे इनकी मैरिज पॉसिबल हो पाई। अब ठीक उसी प्रकार से अगर आपके फिफ्थ हाउस में वीनस बैठा हुआ है, वो तो देखिए बहुत सपोर्टिव होता है लव मैरिज के लिए लेके। शाहरुख खान के हॉरोस्कोप में भी फिफ्थ हाउस में वीनस बैठा हुआ है, उसका जो रूलर है जुपिटर, वो 11th हाउस से फिफ्थ को देख रहा है। तो उनकी लव मैरिज भी काफ़ी यूनिक रही है। उनकी लव स्टोरी काफ़ी लोग जानते हैं, समझते हैं कि कैसे उन्होंने जो है अपने प्यार को शादी में कन्वर्ट किया था। ठीक उसी प्रकार से मरकरी भी फिफ्थ हाउस में काफ़ी बेनिफिक रिजल्ट देता है लव मैरिज के अराउंड। वहाँ पे जुपिटर भी काफ़ी सपोर्टिव है फिफ्थ हाउस में। अब मार्स के तो क्या ही कहने हैं, मार्स तो देखिए आपको फिफ्थ हाउस में एक वॉरियर बना देता है, एक फाइटर बना देता है। प्यार के लिए आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। सबसे बढ़िया रिजल्ट फिफ्थ हाउस में देता है राहु, काफी डिप्लोमेसी देता है। और तो आप उस सिचुएशन तक पहुंचते ही नहीं कि जहां पे आपको लव मैरिज में अपोजिशन झेलनी पड़े। शुरुआत से ही आप सब कुछ प्लान करके चलते हैं और आपके फेवर में चीजें होने लगती हैं। तो सबसे बेस्ट रिजल्ट लव मैरिज के अराउंड राहु और फिर वीनस देता है। तो किसी भी हॉरोस्कोप में आपको फिफ्थ हाउस के ऊपर जब ये प्लैनेट दिखते हैं तो समझ जाइएगा पर्सन किसी को चाहता है और उससे शादी करके ही वो मानेगा। अब हम आते हैं सेवंथ हाउस के ऊपर। सेवंथ हाउस जो कि सीधा मैरिज का ही हाउस होता है और ये ठीक फर्स्ट हाउस के सामने पड़ता है। तो देखिए सेवंथ हाउस में जब वीनस बैठता है, आपका मार्स बैठता है, राहु बैठता है, मरकरी बैठता है या मून बैठता है, तो वो लव मैरिज को सपोर्ट करता है। वो ये दिखाता है कि आपकी अपनी पसंद से शादी होने वाली है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत मैटर करता है कि आपका सेवंथ हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है। अगर गलती से भी सेवंथ हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ गया ना, तो बहुत ही ज़्यादा अपोजिशन आपको लव मैरिज में झेलनी पड़ सकती है। कुछ केसेस में तो ब्रेकअप भी हो जाता है। अगर एट्थ हाउस में बैठ गया तो काफ़ी जो है रिलेशनशिप हिडन नेचर का होता है। तो जितने भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनके सेवंथ हाउस का एट्थ हाउस से जरूर कनेक्शन बनता है। या तो सेवंथ लॉर्ड एट्थ में ही बैठा है या वहाँ पे कोई नक्षत्र से कनेक्शन बना हुआ है। तो इन दो हाउसेज में जब आपका सेवंथ हाउस लॉर्ड बैठता है तो लव मैरिज के अराउंड आपको अपोजिशन फेस करनी पड़ती है। यह अपोजिशन बाहर के लोगों से भी हो सकता है या फिर आपका खुद पार्टनर ही आपसे ब्रेकअप करने के लिए उतारू हो जाता है। आप इस एग्जाम्पल हॉरोस्कोप को बड़े ही ध्यान से देखिए, बड़ा ही यूनिक हॉरोस्कोप है, मैं आपको पहले ही बताया था। फिफ्थ हाउस लॉर्ड वीनस है, कहाँ पे बैठा है, डायरेक्ट सेवंथ हाउस के ऊपर बैठा है। तो 1 5 7 का यहाँ पे कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि फिफ्थ हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठ के इनके असेंडेंट को देख रहा है। फिफ्थ हाउस में मून भी बैठा हुआ है। तो ऐसा हॉरोस्कोप क्लियरली दिखाता है कि लव मैरिज में सक्सेस मिलेगी। अपोजिशंस जो हुए थे इनके असेंडेंट में अफ्लिक्शन की वजह से हुए थे, लेकिन इतने सीवियर अफ्लिक्शन के बावजूद, इतने सीवियर अपोजिशन के बावजूद इनकी लव मैरिज हुई। तो मुझे अगर यहाँ पे रेट करना पड़ेगा कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जिन्होंने इनकी लव मैरिज को पॉसिबल किया, तो सबसे आगे मैं इनके ऑस्पिशियस फिफ्थ हाउस को रखूंगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस के ऊपर मून बैठा है, बेनिफिक प्लैनेट है और उसका लॉर्ड डायरेक्ट सेवंथ हाउस से कनेक्ट हो गया है। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे हाउसेस का खेल, कौन से वो हाउसेज होते हैं, कैसे वो ऑपरेट करते हैं, कौन से वो प्लैनेट्स हैं जो लव मैरिज को सपोर्ट करते हैं। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लैनेट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मून को। मून जो कि माइंड का कारक है, परसेप्शन का कारक है, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपकी चंद्र राशि के ऊपर। और कुछ चंद्र राशि ऐसी होती है जिनको एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है रिलेशनशिप के मैटर्स में, जैसे कि एरीज साइन वाले, मेष राशि वाले। इनको रूल करता है मार्स, तो काफ़ी फियर्स लवर होते हैं ये, रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग भी होते हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि मेष राशि वालों की जनरली लव मैरिज होती है। अपने पार्टनर को वो कन्विंस कर पाते हैं या कोई भी जो अपोजिशन उनको फेस कर रहे होते हैं उनको वो इजिली हैंडल कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से टॉरस वाले होते हैं, ये अर्थ साइन है, वीनस द्वारा रूल है, तो काफ़ी सेंशुअस होते हैं, काफ़ी ग्राउंडेड भी होते हैं, लेकिन सेम टाइम ये प्रैक्टिकल भी होते हैं और बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करना इनकी आदत बन जाता है और इनका एक सेकंड नेचर होता है कॉम्प्रोमाइज़ करना।
तो जीवन के हालातों से भी ये कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और थोड़े भी रेसिस्टेंस में जो है बिखर जाते हैं। और तीसरी जो राशि है मिथुन राशि, जेमिनी, जो कि काफ़ी एनालिटिकल राशि है। देखिए, ये सक्सेस पाते हैं लव मैरिज में बड़े ईजिली तरीके से। ये शुरुआत से काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं। ये जब रिलेशनशिप में भी पढ़ते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के पढ़ते हैं। ये काफ़ी फैक्टर्स को डिसाइड करके रिलेशनशिप में आते हैं। और जनरली मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है, मिथुन राशि वाले कभी भी कठिन लव मैरिज के चक्करों में नहीं पड़ते हैं। जहाँ इनको दिखता है कि कास्ट का बवाला होने वाला है या किसी प्रकार के अपोजिशन होने वाले हैं, तो ये अपना रास्ता बदल लेते हैं। शुरुआत से ही सही चॉइसेस बनाते हैं ये लोग। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है इन लोगों का, ना ही ये एनर्जी वेस्ट करते हैं। और चौथी राशि वो है कर्क राशि, जो जलीय राशि है, सबसे इमोशनल राशि होती है ये अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, लेकिन ये असर्टिव नहीं होते हैं, काफ़ी सबमिसिव नेचर के होते हैं। अगर एक बार रिलेशनशिप में पड़ गए तो बिल्कुल अपना तन मन धन ये सब कुछ दे देते हैं। लेकिन लव मैरिज के अराउंड इनका सक्सेस रेट काफ़ी कम होता है। इनके पार्टनर जनरली जो है ना मैनिपुलेटिव नेचर के होते हैं। और मैं जो लव रिलेशनशिप के अराउंड, जो लव मैरिज के अराउंड कंसल्टेशन करता हूँ, मैंने ये पैटर्न नोटिस किया है कि कर्क राशि वाले सबसे ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और मैरिज के अराउंड वैसे इनको जनरली जो है रेसिस्टेंस फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि इनका 7th लॉर्ड जो है कैप्रिकॉर्न साइन है, जिसका रूलर सैटर्न है। तो नेचुरल फ्रिक्शन इनके केस में होता ही होता है। अगर अब हम 5वीं राशि की बात करें, जो कि है सिंह राशि, बड़े ही बोल्ड होते हैं, मैजेस्टिक होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। लव मैरिज के अराउंड इनका सक्सेस रेट काफ़ी हाई होता है। एक नेचुरल कॉन्फिडेंस होता है इन लोगों के अंदर, एक नेचुरल करिश्मा होता है। तो अपने पार्टनर की फैमिली को कन्विंस करना इनके लिए थोड़ा सा ईजी रहता है। प्लस ये टाइम टू टाइम थोड़े मैनिपुलेटिव नेचर के भी हो जाते हैं, खासकर जब राहु मून को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। और लव मैरिजेस को जो सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं वो सिंह राशि के जातक ही होते हैं। अब बात करते हैं छठी राशि की, छठी चंद्र राशि, जो कि है आपकी कन्या राशि। बड़े ही प्रैक्टिकल और एनालिटिकल, फालतू के पचड़ों में तो ये पड़ते ही नहीं। ये अगर कोई रिलेशनशिप चॉइस बनाएंगे तो दूर की सोच के बनाएंगे, ठीक जैसे जेमिनी साइन वाले करते हैं। दोनों को मरकुरी रूल करता है। लेकिन देखिए, वर्गों के केस में ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल साइन है। और थोड़े भी रेसिस्टेंस में क्या होता है, ये अपना रास्ता बदल देते हैं। तो ब्रेकअप जब होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं वो कन्या राशि के जातक ही लेते हैं। और चीज़ों को थोड़ा बहुत ही मैकेनिकल भी बना देते हैं, इमोशंस को ये कम लाते हैं। उनके प्रैक्टिकल जजमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन सटीक भी होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म मैरिज की हैप्पीनेस की बात करें तो वर्गो साइन को ज़्यादा मिलती है। इमोशनली कई बार ये ना थोड़े से नम्ब भी होते हैं, क्योंकि मरकरी जो इनका जो रूलर है, ना तो वो मेल है ना तो वो फीमेल है। तो कई बार ये खुद भी कंफ्यूज रहते हैं कि किसी पार्टनर के प्रति इनके वो इमोशंस क्या है एग्जैक्टली, उसको ये आइडेंटिफाई करने में बड़ी ही इनको असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं 7वीं राशि की, जो कि है तुला राशि। अगेन शुक्र रूल करता है और लव मैरिज के केसेस में इनका चार्म एक अलग ही लेवल का होता है। अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। इनका पार्टनर भी इनको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तो अपने पार्टनर की अच्छे से केयर करना, उनको गिफ्ट देना और लग्जरी एक्सपीरियंस लेना, ये तुला राशि वालों से सबको सीखने की जरूरत है। लव मैरिज के अराउंड इनका सक्सेस रेट काफ़ी हाई होता है। उनकी सबसे खास बात यह है ओपन माइंडनेस। ये अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन काफ़ी क्लियर रखते हैं, किसी भी बात को छुपाते नहीं है। और इनकी ऑनेस्टी की वजह से, इनकी प्योरिटी की वजह से इनका सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाता है। बात करते हैं 8वीं राशि की, जो कि काफ़ी मिस्टीरियस राशि है। सबसे ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप में अगर आपको कोई देखने को मिलेगा तो स्कॉर्पियो राशि वाले मिलेंगे। चोरी छिपे रिलेशनशिप करते हैं, हिडन अफेयर्स भी ये लोग काफ़ी करते हैं। थोड़ी भी अफ्लिक्शन में ये जो है ना, इनका नेचर बदल जाता है। इंटेंस तो होते हैं, काफ़ी रोमांटिक भी होते हैं, पैशनेट भी होते हैं, मिस्टीरियस एनर्जी को कैरी करते हैं। लेकिन कई बार अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करने में इनसे बहुत बड़ी चूक हो जाती है। सामने वाले को बहुत ज़्यादा मिसजज भी कर लेते हैं। तो ब्रेकअप करने के मामले में इन लोगों का नंबर भी काफ़ी ऊपर होता है। थोड़ी भी अफ्लिक्शन है अगर मून साइन के ऊपर, तो ये लोग बहुत जल्दी बिखर जाते हैं प्रेशर के अंदर। और अब बात करते हैं 9वीं राशि की, जो कि है धनु राशि, जिनको गुरु रूल करता है। लव मैरिज के मामले में काफ़ी स्टडी फास्ट होते हैं। लॉयल्टी में हम इनको नंबर 1 मान सकते हैं, बिल्कुल फियर्सली लॉयल होते हैं। धनु राशि के केस में 5th हाउस जो है ना, मार्स रूल करता है, जहाँ पे एरी साइन राइज करता है। काफ़ी असर्टिव होते हैं अपने कम्युनिकेशन में, अपने बिहेवियर में, काफ़ी प्रोटेक्टिव भी होते हैं, काफ़ी केयरिंग नेचर के होते हैं। लव मैरिज में सक्सेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है इन लोगों को। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन की, जिसको सैटर्न रूल करता है। काफ़ी जो है ग्राउंडेड साइन है, अर्थी साइन है, बहुत ही सीरियस नेचर के होते हैं ये लोग। रोमांस की आप इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉयल्टी के मामले में ये काफ़ी आगे होते हैं। अगर एक तरफा प्यार की बात की जाए तो उसमें कैप्रिकॉर्न वालों का नाम सबसे ऊपर आ सकता है। अपनी फीलिंग्स को जल्दी इससे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन काफ़ी अंदर से ये इंटेंस होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, काफ़ी केयरिंग नेचर के होते हैं। और इनको इनके पार्टनर की फैमिली बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि इनका नेचर ही कुछ इस प्रकार का होता है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और वाइब देते हैं ये लोग।
ठीक उसी प्रकार से अगला जो साइन है, जो एक्वेरियस साइन है, जिसको सैटर्न रूल करता है, वो थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न के अपोजिट होता है। काफ़ी डायनेमिक होते हैं ये और काफ़ी मॉडर्न ख्यालात वाले लोग होते हैं ये। तो लिव इन रिलेशनशिप में भी एक्वेरियस साइन वालों को काफ़ी देखा गया है और सीक्रेट अफेयर्स में भी इनको काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। काफ़ी आउटगोइंग नेचर के होते हैं, पार्टी करना इनको पसंद आता है और एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से कि वो भी उनको उतना ही अफेक्शन दे जितना ये उनको दे रहे हैं। प्रैक्टिकल नेचर देखिए इनका होता है, गिव एंड टेक में ये लोग काफ़ी बिलीव करते हैं। ब्रेकअप के मामले में इनका नंबर काफ़ी ऊपर आता है क्योंकि ये काफ़ी प्रैक्टिकल नेचर के, ये ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करते हैं। थोड़े से भी प्रेशर में क्या होता है, ये जल्दी से हार मान जाते हैं और आगे मूव ऑन कर जाते हैं। मूव ऑन करने में नंबर 1 साइन एक्वेरियस ही होता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहाँ पे हम लोग जो है डेटिंग ऐप्स का यूज़ करते हैं, उसमें भी जो नंबर 1 राशि है वो एक्वेरियस राशि ही है क्योंकि टेक्नोलॉजी का साइन है, तो टेक्नोलॉजी में इनका ज़्यादा फेथ होता है, ज़्यादा बिलीव होता है। मॉडर्न नॉर्म्स को भी ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और ट्रेंड के हिसाब से ही अपनी लव लाइफ को चलाते हैं। अब बात करते हैं अगले साइन की, जो कि है लास्ट साइन और जो है मोक्ष का साइन, जो कि है मीन राशि, जिसको जुपिटर रूल करते हैं। नेचुरल सी बात है, लव रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी फिलोसफिकल होते हैं, फियर्सली लॉयल होते हैं। इनकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि अपने प्यार को ये अपने पार्टनर में बदल दें और एक फैमिली स्टार्ट करें। तो अर्ली मैरिजेस के केसेस में पाइसी साइन वाले काफ़ी आगे होते हैं। मून इनके 5th हाउस को ही रूल करता है, इसका मतलब काफ़ी इमोशनल नेचर के होते हैं ये। थोड़े से शॉर्ट साइटेड भी होते हैं और प्रैक्टिकलिटी में इनका इतना बिलीफ नहीं होता है, इमोशनली ड्रिवन होते हैं ये लोग। वाटर साइन का जो है ये लास्ट साइन होता है और नेचुरल ज़ोडिएक स्कीम का भी ये लास्ट साइन है। और धोखा खाने के मामले में भी ये लोग काफ़ी आगे होते हैं। पाइसेस साइन वालों को, मीन राशि वालों को काफ़ी मैंने धोखा खाते हुए देखा है, लेकिन फिर भी ये लोग हार नहीं मानते हैं और गिव अप नहीं करते हैं। अगर अपने पार्टनर के लिए इंतज़ार करना हो, अपने प्यार के लिए इंतज़ार करना हो, तो मीन राशि वाले उसमें सबसे ऊपर होते हैं। नेचुरली इनका परसिस्टेंस जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है, इनकी टॉलरेंस भी बहुत ज़्यादा होती है पेन को लेके। तो इमोशनली ये लोग काफ़ी मैच्योर होते हैं, जल्दी से प्रेशर में बिखरते नहीं हैं। तो अभी आपने देखा कैसे विभिन्न प्रकार के राशि के लोग, चंद्र राशि के लोग लव मैरिज में बिहेव करते हैं और कैसा उनका नेचर होता है। ये एक्सरसाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसाइड करती है कि आदमी अपने प्यार में, अपने रिलेशनशिप में कैसे बिहेव करेगा, जो अल्टीमेटली ये भी डिसाइड करती है कि आपके अपने पार्टनर से शादी होगी कि नहीं होगी। अगर आपके मून के ऊपर अफ्लिक्शन है, अगर आपका मून राहु के साथ बैठा है, तो ऐसे लोगों के मल्टीपल ब्रेकअप्स होते हैं। अगर आपका मून के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट है या सैटर्न से वो इन्फ्लुएंस है, तो ऐसे लोग रिलेशनशिप में काफ़ी बेरुखे होते हैं और उनके ब्रेकअप की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। लोगों को वो जल्दी से इंप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो मून की इंपॉर्टेंस लव मैरिज के केसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप कितनी जल्दी रिलेशनशिप में पड़ते हैं, कितनी जल्दी रिलेशनशिप से बाहर आते हैं, ब्रेकअप्स को आप कैसे हैंडल करते हैं, वो मून की पोजीशन ही डिनोट करती है। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस जो कि जनरल मैरिज का ही कारक होता है और आपके डिजायर्स का होता है, सेक्सुअलिटी का कारक भी वीनस ही होता है। तो आपने रिलेशनशिप में आप कितने रोमांटिक है, कितने चार्मिंग है, वो वीनस ही डिसाइड करता है। वीनस काफ़ी हद तक डिसाइड करता है मैरिज की टाइमिंग को भी और मैरिज की कंडीशन को भी। तो अगर आपका वीनस 1st हाउस में बैठा है, आपका 3rd हाउस में बैठा है, 4th में बैठा है, 5th में बैठा है, 7th में बैठा है और 8th में बैठा है या 11th या आपके 12th हाउस में बैठा है, तो आपकी लव मैरिज काफ़ी श्योर हो जाती है। आपकी काफ़ी डीप इंक्लिनेशंस होती है लव मैरिज करने की, खासकर 1st, 5th और 7th हाउस में। यहाँ पे तो लव मैरिज श्योर शॉट है। और अगर आपके हॉरोस्कोप में वीनस का एसोसिएशन आपका मून के साथ हो रहा है, मरकरी के साथ हो रहा है, जुपिटर के साथ हो रहा है या राहु के साथ हो रहा है, तो भी आपकी लव मैरिज की कंडीशन एग्जिस्ट करने लग जाती है। वीनस का एसोसिएशन केतु के साथ काफ़ी खराब माना जाता है। वो ऑलमोस्ट वैसा ही इंपैक्ट क्रिएट करता है जब वीनस आपका 6th हाउस में प्लेस्ड होता है। जी हाँ, 6th हाउस में वीनस की प्लेसमेंट काफी ज्यादा ब्रेकअप कराते हुए देखी गई है। वीनस का कंबस्ट होना भी ब्रेकअप का वन ऑफ द रीजन है। और वीनस का नवमांशे में मार्स के साथ बैठ जाना वो मल्टीपल रिलेशनशिप दिखाता है, इवन शादी से पहले भी और शादी के बाद में भी। और आप रिलेशनशिप में कितना कमिटेड है, आप कितना जो है लॉयल है अपने पार्टनर के प्रति, वो भी वीनस ही डिसाइड करता है। सर्टेन साइंस में वीनस अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे फायर साइन में वीनस काफ़ी जो है प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, काफ़ी एक्सप्रेसिव नेचर का होता है। आप अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी लॉयल होते हैं। लेकिन वाटर साइन में अगर वीनस बैठता है तो आपके अपने पार्टनर से चीट करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे जेंडर बहुत मैटर करने लग जाता है। मेल के केसेस में अगर वीनस वाटर साइन में बैठा है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे पार्टनर अपने लव रिलेशनशिप में जो है चीट करने की टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन फीमेल के केस में अगर वीनस वाटर साइन में आता है, यानी कि कर्क, स्कॉर्पियो या पाइसेस साइन में, तो ऐसी फीमेल्स जो होता है ना काफ़ी जो है प्रोटेक्टिव नेचर की हो जाती है, काफ़ी केयरिंग और काफ़ी लॉयल और सबमिसिव नेचर की भी होती है। वीनस अगर आपका स्कॉर्पियो साइन में बैठा है और उसके ऊपर मार्स का भी इन्फ्लुएंस है या राहु का इन्फ्लुएंस है, तो फीमेल के केस में उनके जो पार्टनर है, जो मेल है, उनको काफ़ी अब्यूज़ करता है, काफ़ी उनको जो है सरपास भी करता है, काफ़ी फ़ायदा उनका उठाया जाता है। ऐसा मैंने कई हॉरोस्कोप में देख चुका हूँ।
तो अगर आप फीमेल हैं, आपका वीनस स्कॉर्पियो साइन में, उसके ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस है, मार्स का इन्फ्लुएंस है, तो आप अपने पार्टनर की इंटेंशंस पे जरूर सवाल उठाइएगा। जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपको सच बोल रहा हो। और जब यही वीनस आपका एयर साइन में बैठता है या अर्थ साइन में बैठता है और उसके ऊपर बेनिफिक एसोसिएशन होता है या फिर सैटर्न का भी एसोसिएशन होता है, तो ऐसे लोगों का लव मैरिज में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सैटर्न एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है जो वीनस की क्वालिटी को काफ़ी एनहांस कर देता है। ऐसा मैंने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में देखा है कि जब वीनस और सैटर्न का एसोसिएशन होता है, खासकर एयर साइन में, या फिर वीनस जब एक्सॉल्टेड हो, यानी कि पाइसिस साइन में वीनस और सैटर्न आपके हॉरोस्कोप में बैठा हो, नेटल में या नवमांश में, तो लव रिलेशनशिप में आपके स्मूथ एक्सपीरियंस होते हैं। सैटर्न आपकी लव लाइफ को बहुत अच्छे से गाइड करने लग जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं मार्स की। मार्स सबसे यूनिक प्लैनेट है। अगर प्यार मोहब्बत की बात की जाए या फिर रिलेशनशिप की बात की जाए तो मार्स काफ़ी अंडर एस्टिमेटेड प्लैनेट है। मार्स, मैंने वीडियो के शुरू में बताया, आपके विल पावर को दिखाता है, आपके परसिस्टेंस को दिखाता है, आपके करेज को दिखाता है, वो लड़ने की क्षमता को दिखाता है। आप अपने प्यार को शादी में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, वो एनर्जी, वो ड्राइव, वो सब मार्स से ही आती है। लेकिन मार्स देखिए एक दूधारी तलवार की तरह काम करता है, क्योंकि मार्स मांगलिक योग को भी जन्म देता है। तो जितने भी केसेस होते हैं अब्यूज़ के, वहाँ पे मार्स का बड़ा ही रोल होता है। जैसे कि फीमेल के केस में अगर मार्स राहु के साथ बैठ गया है, अगर इन दोनों का यूनियन हो गया है, तो ऐसा देखा गया है कि उन फीमेल्स को काफ़ी टॉर्चर फेस करना पड़ता है अपने बॉयफ्रेंड्स के द्वारा, काफ़ी वायलेंस भी उनके प्रति होती है। कुछ केसेस मैंने यहाँ भी देखे कि जहाँ पे चीज़ों ने लीगल रूप ले लिया था। तो काफ़ी सावधान होना पड़ता है अगर आप फीमेल हैं, आपके केस में राहु का मार्स के साथ एसोसिएशन हो रहा है। जनरली आप ऐसे पार्टनर अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जिनकी मंशाएं और इच्छाएं आपके प्रति सही नहीं होते, काफ़ी छोटी सोच के लोग होते हैं। और मार्च जब आपके फर्स्ट हाउस में बैठता है, सेवंथ हाउस में बैठता है, फिफ्थ हाउस में बैठता है, 11th में बैठता है या 10th में बैठता है, तो लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देता है। लेकिन इन हाउसेज में मार्स अगेन दूधारी तलवार की तरह काम करता है, आपको काफ़ी गुस्से वाला बना देता है, डोमिनेटिंग नेचर का बना देता है। बाद बाद में आप लोगों के झगड़े होने लगते हैं, और अगर मार्स के ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो ब्रेकअप भी होने लग जाते हैं। तो देखिए, एक साइड तो मार्स आपको वो पैशन देता है, आपको वो एनर्जी देता है, लेकिन सेम टाइम अगर मार्स की एनर्जी कंट्रोल नहीं हो रही है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, तो आपके लिए वो मुसीबतें भी खड़ी करता है। मार्स को सबसे बेस्ट कंट्रोल करता है जुपिटर। जुपिटर का मार्स के साथ एसोसिएशन या जुपिटर का मार्स के ऊपर एस्पेक्ट काफ़ी सहायक होता है मार्स की एनर्जी को टोन डाउन करने के लिए। और कंसल्टेशन प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रेक का रीजन मार्स ही होता है। वो गुस्सा, वो शक करने की प्रवृत्ति, वो डोमिनेट करने की इच्छा। अब अगर हम दशाओं की बात करें तो वहां पे भी देखिए मार्स की महादशा और मार्स की अंतरदशा, ये लव मैरिज कराने में काफ़ी सहायक होती है, प्रोवाइडेड इनके ऊपर कम से कम अफ्लिक्शन हो। मिनिमम अफ्लिक्शन तो देखिए हर हॉरोस्कोप में होती है, हर प्लैनेट के ऊपर होती है। ठीक उसी प्रकार से वीनस, मून और मरकरी, इनकी भी महादशा और अंतरदशा में काफ़ी जो है लव मैरिजेस होते हुए देखी गई हैं। और अगर अब हम ब्रेकअप की बात करें कि कौन सी वो दशाएं अंतरदशाएं जिनमें ब्रेकअप होता है, तो देखिए केतु की महादशा और केतु की अंतरदशा, इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा ब्रेकअप होते हैं। खासकर केतु मरकरी, जो कि दशा छिद्र पीरियड होता है केतु का, इसमें काफ़ी ब्रेकअप होते हैं लोगों के। यही वो दशा है जिसमें सबसे ज़्यादा डिवोर्स भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से दशा छिद्र पीरियड किसी भी महादशा का, दशा छिद्र पीरियड वो पीरियड होता है जो महादशा के एंड में आता है। ऐसा देखा गया है कि इन केसेस में ब्रेकअप की संभावनाएं बढ़ जाती है। इवन डिवोर्सेस भी दशा छिद्र में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक उसी प्रकार से कंबस प्लैनेट की अंतरदशाओं में, महादशाओं में और नमांश में जो प्लैनेट डेबिलेटेड है, उनमें भी ब्रेकअप होते हुए देखा गया है। और जो हॉरोस्कोप मैंने अभी आपको एग्जांपल हॉरोस्कोप के तौर पे दिखाया था, इनकी शादी हुई थी 2019 में, मरकरी की महादशा में, मरकरी की अंतरदशा में। मरकरी इनके लिए बेनिफिक प्लैनेट है, असेंडेंट लॉर्ड है, और लव मैरिज के केसेस में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मरकरी एक बेनिफिक प्लैनेट है और काफ़ी फ्लिटिशियस नेचर का भी होता है। लव मैरिज के अराउंड बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। अगर आपकी लव लाइफ में कोई भी इशू चल रहा है या आप ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं कि आपका प्यार जो है शादी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आपका पार्टनर नहीं मान रहा है, या फिर पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है, या आप ही की फैमिली नहीं मान रही है, तो ऐसे केसेस में आपको स्पेशल अटेंशन आपके असेंडेंट के ऊपर देना होता है। असेंडेंट के रूलर पे ध्यान दीजिए, उसके स्टोन पहनिए या उससे रिलेटेड रुद्राक्ष पहनिए, या फिर उसका शांति हवन कराइए। इससे क्या होगा, आपके फर्स्ट हाउस में जो अफ्लिक्शंस हैं वो दूर होंगी, और फर्स्ट हाउस आपका स्ट्रेंथ होगा, बली होगा। आपके लाइफ में आप जो भी काम करते हैं उसमें फर्स्ट हाउस ही डिसाइड करता है कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। कितने ज़्यादा ऑब्स्टिकल होंगे, कैसे आप उन ऑब्स्टिकल को पार पाएंगे, वो फर्स्ट हाउस ही डिसाइड करता है। उसके बाद आप नज़र डालिए फिफ्थ हाउस के ऊपर। मैंने आपको बताया फिफ्थ हाउस ट्राइन हाउस होता है, 9th से 9th होता है। 5 लाख पुण्य के रिजल्ट भी हम फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं, रेमेडी के रिजल्ट भी फिफ्थ हाउस से ही आते हैं। फिफ्थ हाउस का जेमस्टोन पहनिए, रुद्राक्ष पहनिए, उसका मंत्र उच्चारण कीजिए, या किसी सुयोग्य पंडित से फिफ्थ हाउस की रेमेडीज करवाइए। आपका फिफ्थ हाउस बली होगा, अफ्लिक्शन कम होगी, तो नेचुरल सी बात है आपके रास्ते से ऑब्स्टिकल हटेंगे।
और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपको लव मैरिज में सक्सेस मिलेगी। इसके बाद आप नज़र डालिए अपने वीनस के ऊपर। वीनस जनरल कारक होता है मैरिज का। और नज़र डालिए जुपिटर, अगर आप फीमेल हैं। देखिए फीमेल के केस में जुपिटर हस्बैंड का कारक होता है। तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, रिस्पेक्टिव कि आपके केस में जुपिटर किस हाउस को रूल करता है। अगर आपकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, चाहे वो आप अरेंज मैरिज करना चाह रहे हो या लव मैरिज करना चाह रहे हो, तो कुछ ड्यूरेशन के लिए आप ज्योतिष क्वालिटी का पुखराज अपने इंडेक्स फिंगर में पहनते हैं। अगर जुपिटर आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है तो आप इसको लाइफ लॉन्ग भी कर सकते हैं। अगर जुपिटर आपके 6th, 8th और 12th को रूल करता है तो शादी के बाद आपको उसे उतारना पड़ता है। कई फीमेल्स ने ये रेमेडी की है और उनको काफ़ी सक्सेस मिली है लव मैरिज के अराउंड। ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो कस्टम बिल्ट होती हैं, आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिसाइड करती हैं। आपके हॉरोस्कोप में क्या प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि आपको क्या वो प्रक्रिया करनी है जिससे आपको लव मैरिज में सक्सेस मिले। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। कई मैसेजेस आते हैं, कई कॉल्स आते हैं, लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं इस मामले में। मैं ये कहता हूँ रेमेडीज़ कीजिए, पेशेंस कीजिए, थोड़ा काउंसलिंग कीजिए और चीज़ों को लॉजिकली भी समझिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। जहाँ पे बात नहीं बन रही है, जहाँ पे वायलेंस हो रहा है, जहाँ पे आपका शोषण हो रहा है, वहाँ से आप दूर जाने में ही भलाई है। ज़बरदस्ती का पुश किया हुआ रिलेशनशिप वैसे भी आगे जाके फ़ायदा नहीं देता है। मैरिज के बाद ये लव मैरिज के इश्यूज़ और बढ़ जाते हैं। तो चीज़ों को समझिए, जाने और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिए, किसी एक अच्छे आदमी से काउंसिल लेके। जबरदस्ती रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर 10 में से 5 एरिया में रेड फ्लैग है तो जल्दी से इस रिलेशनशिप से आउट हो जाइए, नहीं तो फ्यूचर की इंप्लीकेशंस काफ़ी हार्ड होती है, फ्यूचर में काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा लव मैरिज के अराउंड काफ़ी डिटेल वीडियो, एग्जाम्पल हॉरोस्कोप मैंने आपको दिया। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे ही और ट्यूटोरियल वीडियो भविष्य में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।